जो हमें संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है। तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां आई कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या ऐसी क्या पाबंदी है? विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है देश में? विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। विदेश मंत्रालय की और विदेश नीति की आपकी सच्चाई 11 साल की तब सामने आई जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई। कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, दुनिया ने देखा। और ये बात कबूलनामा अभी मेरे मित्र जय पांडा भी कह रहे थे कि देशों की तरफ से पढ़ रहे थे कि उस देश ने आतंकी हमला का निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। राफेल गिरने की बात आई, हम नहीं मानते, हमारी फौज भी नहीं मानती, हम नहीं मानते। मेरी गुजारिश है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री साहब डिफेंस मिनिस्टर से राजनाथ सिंह जी से आप 35 राफेल का परेड कराकर सबको पूरे वर्ल्ड को दिखा दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूँ। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था PS001 और नीचे ये PS001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की। हालांकि पाकिस्तान से जंग के बाद भारतीय पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ और इस पहले इजलास में भारतीय अपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी को धोखा रख दिया और मोदी का नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर मोदी के मुंह पर मार कर रख दिया और सरेआम कहा कि हमने देखे हैं भारत के त्यारे गिरते हुए। पंजाब से एक MP ने तो यहाँ तक कहा कि मेरे पास तस्वीरें हैं जो त्यारा गिरा है, भारत का राफेल त्यारा, जिसके बारे में मोदी ताहाल नहीं माना। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि S-400 भी भारत का नाज़रीन इकराम पाकिस्तान ने तबाह किया है। इन रहनुमाओं ने मज़ीद क्या क्या कहा है नाज़रीन इकराम, आइए देखते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं। कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है। तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां आई कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या ऐसी क्या पाबंदी है? विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका रहती है देश में? विदेश मंत्री का काम कोई स्कूल, कॉलेज या सड़क बनाना नहीं होता। विदेश मंत्रालय का काम होता है दुनिया में अपने दोस्त मुल्कों की संख्या को बढ़ाना। विदेश मंत्रालय की और विदेश नीति की आपकी सच्चाई 11 साल की तब सामने आई जब ये टकराव की स्थिति पैदा हुई। कितने देश आपके साथ आके खड़े हुए और कितने देशों ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया, दुनिया ने देखा। और ये बात कबूलनामा अभी मेरे मित्र जय पांडा भी कह रहे थे कि देशों की तरफ से पढ़ रहे थे कि उस देश ने आतंकी हमला का निंदा करी और उस देश ने निंदा करी। मैं पूछना चाहता हूं, एक देश का नाम बताओ जिसने आतंकी हमले की निंदा भी करी और यह भी कहा कि पाकिस्तान इसके पीछे है और हम पाकिस्तान की भी निंदा करते हैं। एक देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं करी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ देने वालों की देशों में चीन, टर्की, अजरबैजान, मलेशिया जैसे देशों की, और आपके साथ एक ने भी बयान नहीं दिया। और ये बात आपको भी पता है, 11 साल की आपकी विदेश नीति, दुनिया में जो भ्रमण प्रधानमंत्री जी ने किया, विदेश मंत्री जी आपने किया, बाकी अधिकारियों ने किया, उसका सच तब सामने आया जब इस घटना के बाद आपको सांसदों पर अपना विश्वास व्यक्त करते हुए सांसदों के प्रतिनिधि मंडल भेजने पड़े। 11 साल से आप क्या कर रहे थे दुनिया में कि चप्पे चप्पे में घूम के, जब आपको सांसदों पे
आपको सांसदों पे आना पड़ा। दुख इस बात का और आपकी विदेश नीति की दूसरी बड़ी कमी, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं ने उस एक महीने में जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ दिया और आप उसको रोकने में असफल साबित हुए। जिस तरीके से IMF ने 1 बिलियन का लोन, जब टकराव चल रहा था, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ होगा, IMF ने $1 बिलियन का लोन सैंक्शन किया, जिसका विरोध भी आपने किया, लेकिन आपके विरोध को IMF ने नहीं सुना। वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन के निवेश का प्रस्ताव पारित किया, तो उसी महीने ADB ने उसी मई के महीने में $800 मिलियन का लोन पाकिस्तान के लिए स्वीकृत किया। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म ग्रुप का को चेयरमैन बनाया गया, डकैत के हाथ को थानेदार बनाया गया, आप रोक नहीं पाए। और FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसमें 2011 में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया गया था, FATF में ग्रे लिस्ट में डाला गया था 2011 में UPA सरकार के समय, और 2022 में उसको FATF से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकला, लेकिन आप उसको रोक नहीं पाए। अब युद्ध कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था, तो आपने क्यों रोका? आप क्यों रुके? और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा जी, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा हो गया है। मोदी जी को चारों तरफ से कांग्रेस के रहनुमाओं ने घेर लिया है और वो बार बार पूछ रहे हैं, जी बताएं कितने त्यारे गिरे हैं भारत के, वो क्यों सूचना को छिपा रहे हैं। वो तो कहते थे कि हम कराची में नाश्ता करेंगे। कौन सा नाश्ता, जब रात को 10 मई को हमने देखा कि हिंदुस्तान ने जो है और पाकिस्तान ने ट्रंप के कहने पर सीज़फायर कर लिया, जबकि ट्रंप 26 बार ही कह चुके हैं कि उन्होंने ट्रेड को लेकर भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़फायर करवाया, लेकिन मोदी जी इस बात को नहीं मानते। मोदी जी बताएं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है या फिर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, गधे का गोश्त इस्लाम में हराम भी है और मुसलमान इसको नहीं खा सकते, लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन इकराम, मुसलमानों के मुल्क में ये मुसलमानों के ही द्वारा मुसलमानों को खिलाया जा रहा है। मुबैना तौर पर नाज़रीन इकराम, इसका जो वाज़ह सबूत है वो नाज़रीन इकराम, इस्लामाबाद से 25 टन यानी कि 900 केजी गधे का गोश्त बरामद किया गया है। फूड अथॉरिटी ने एक इस्लामाबाद के नवाही इलाके तरनोल में छापा मारा और वहाँ से इतनी बड़ी मकदार में गधे का गोश्त बरामद किया, और ना सिर्फ बरामद किया गोश्त बल्कि गधे भी बरामद किए गए। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी सूरत हाल में हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि आखिर गधे के गोश्त और जो हलाल गोश्त है मुसलमानों के लिए, उसके दरमियान डिफ्रेंशिएट किस तरह से किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि यहाँ पे पाकिस्तान में मेजॉरिटी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे जब ख़रीदार गोश्त लेने के लिए जाता है तो गोश्त उसके सामने नहीं होता। तो आपको नाज़रीन किराम कुछ निशानियाँ बताऊँगा इस वीडियो में, जिसको
जानने के बाद आप आइंदा यकीनन जो है गधे के गोश्त और हलाली गोश्त में जो है वो वाज़ह तौर पर डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। नाज़रीन किराम, ये बात रुकी छुपी नहीं है, मुसलमानों के ऊपर ये हलाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये मुसलमानों को खिलाया जा रहा है। इस इस्लामाबाद की बात नहीं नाज़रीन किराम, लाहौर में भी इस तरह का वाक़या जो है हमारे सामने आया था पिछले कुछ बरसों में, जब बड़ी मकदार में वहाँ गधे का गोश्त बरामद हुआ था, जिसके बारे में ये गुमान किया जा रहा था कि ये मुबैना तौर पर लाहौर के रेस्टोरेंट्स और होटल्स में सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ पे ये भी सवाल पैदा होता है कि जो इस्लामाबाद में जो स्लाटर हाउस बरामद हुआ, क्या वो वाकई गोश्त जो है वो इस्लामाबाद की होटलों और रेस्टोरेंट्स में बरामद किया जा रहा? तो नाज़रीन इकराम, जो इंतज़ामिया का मौक़िफ़ है वो ये आया है हमारे सामने कि फ़िलहाल इसका कोई सबूत नहीं मिला कि ये इस्लामाबाद के या पिंडी के होटलों या रेस्टोरेंट में जो है इसको सप्लाई किया जा रहा था, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये गोश्त जो है उनके बकौल जिनको पकड़ा गया है उन्होंने बताया कि ये गोश्त वो बाहर बैरून मुल्क जो है वो बेचते थे, और इस्लामाबाद में जो गैर मुल्की नॉन मुस्लिम यहाँ पे सफारतकार हैं या यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको ये गोश्त जो है वो सेल करते थे, सप्लाई करते थे। बहरहाल नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं जी वो निशानियाँ जिसकी वजह से आप गधे के गोश्त और हलाली गोश्त में बआसानी डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे बड़ी निशानी नाज़रीन किराम ये है कि जो गधे का गोश्त होता है और जो हलाली गोश्त होता है उसके दरमियान जो रंग का मेन फ़र्क होता है, गधे का गोश्त होता है वो आप गैर मामूली जो है गहरे रेड रंगत में जो है वो नज़र आएगा। ये आप जहन में रखें कि गैर मामूली वो लाल रंग का होगा गधे का गोश्त, तो जो दूसरा गोश्त होगा हलाली वो इतना ज़्यादा गहरे रंग का लाल नहीं होगा। ये सबसे बड़ी निशानी आप अपने जहन में रखें। दूसरी नाज़रीन किराम, जो बड़ी निशानी है वो ये है कि जब गधे गोश्त को आप ऐसे हाथ में पकड़ते हैं तो वो नरम होता है, वो हाथ में जमता नहीं है, वो नीचे गिर जाता है। लेकिन आप दूसरे गोश्त को जब पकड़ते हैं हलाली गोश्त को, तो वो आप ऐसे करेंगे उसको पकड़ के तो आपके हाथ के साथ वो जमा रहेगा। ये नाज़रीन इकराम दूसरी सबसे बड़ी निशानी है। तो तीसरी बड़ी निशानी है नाज़रीन इकराम, उसका तल्लुक़ ख़वातीन से है। ख़वातीन जब भी गोश्त बनाने लगती हैं तो इसके अंदर गधे के गोश्त के अंदर जो है आपको गैर मामूली सफ़ेद कलर की जाग दिखाई देगी। जब भी आप इसको बॉयल करेंगी तो इसके अंदर जो जाग आपको नज़र आएगी ना, वो गैर मामूली जाग होगी, वो ज़्यादा जाग होगी आम हलाली गोश्त की निस्बत। तो ये तीसरी बड़ी निशानी है। जो चौथी बड़ी निशानी है नाज़रीन किराम, वो ये है कि इसके अंदर से जब ये बनाया जाता है तो उसी दौरान किचन के अंदर आप जब खड़े होते हैं तो इस गोश्त के बनाने के दौरान आपको एक मीठी खुशबू जो है वो आती है। आमतौर पे जो दूसरा गोश्त बनता है उससे इस तरह की मीठी खुशबू नहीं आती, बल्कि इससे गधे के गोश्त जो है वो मीठी खुशबू जो है वो आपको आएगी। तो ये चार बड़ी निशानियां हैं जिनको आप जो है टाइमली अप्लाई करके गधे के गोश्त और हलाली गोश्त के अंदर जो है टाइमली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। साथ साथ जो गधे गोश्त होता है नाज़रीन किराम, इसके ऊपर जो चिकनाई होती है वो भी आपको गैर मामूली जो है वो सरमई तरह की नज़र आएगी। तो ये मेन निशानियाँ हैं। नाज़रीन किराम, आप इस बारे में क्या कहेंगे? लाजमी कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करें।